नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में पटवारी परीक्षा के सामान्य ज्ञान और अभिरुचि और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के महत्वपूर्ण मॉडल सेट 2 के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक मॉडल सेट को देख लिया है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और एक प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे अतिरिक्त फैक्टों को भी शामिल किया गया है, जो आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज मछली महासीर किस जीन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न बन जाता है कि मध्य प्रदेश की राज मछली कौन सी है, तो महासीर है। कौन सी है राज मछली? महासीर है। और किस जीन से संबंधित है, तो ये टोर जीन से संबंधित है। किस जीन से? टोर जीन से संबंधित है। और महासीर को टाइगर ऑफ रिवर भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। टाइगर ऑफ रिवर किसे बोला जाता है? महासीर मछली को बोला जाता है। ये मुख्यतः नर्मदा नदी में पाई जाती है, हालांकि अभी ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था? तो किसने कहा था हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स रहे हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और इन्होंने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश से जो गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच। कर्क रेखा कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है, मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच निकलती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये भी याद रखेगा, ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों और भारत के 8 राज्यों से। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, और यदि हम भारत की बात करें तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 14 जिलों को तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें से 14 जिलों में से प्रश्न पूछा जाए। और जो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम है। और यदि हम 14 जिलों की बात करें तो 14 जिलों को भी हम देख लेते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल है। ये 14 जिले हैं जो 14 जिलों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? तो लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली जो 2 नदियां हैं वो यमुना और चंबल हैं। यमुना नदी के विषय में बात करें तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी ये यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में चंबल के साथ त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। यदि चंबल की बात करें तो ये महू के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे जो लश्कर के मैदान की सीमा वाली बात की है तो ये यमुना और चंबल नदी है। दोनों नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, दोनों बड़ी नदियाँ हैं और दोनों ही, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। ये भी याद रखिएगा। नौरादेवी अभ्यारण्य इन जिलों में शामिल किया गया है। नौरादेवी अभ्यारण्य किस जिलों में है? तो नौरादेवी जो अभ्यारण्य है ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिले में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और यदि हम इसकी बात करें नौरादेवी अभ्यारण्य की, तो ये 1975 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1975 में। और ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादेवी अभ्यारण्य है। और यहाँ पे एक पुनर्वासित योजना भी प्रस्तावित है। यहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ और शेर को पुनर्वासित किया जाना है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खजुराहो के मंदिर के सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो यदि हम देखें तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उसको 3 समूहों में बांटा गया है। कितने समूह में? 3 समूह में, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। इसमें जो पश्चिमी समूह है वो सबसे प्रभावशाली है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी समूह। पश्चिमी समूह में विशाल मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। और इसके बाद यदि पूर्वी समूह की बात करें तो सबसे कम मंदिर जो है वो दक्षिणी समूह में। और 1986 में 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है, खजुराहो के मंदिरों को। तो ये भी याद रखिएगा। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है 9वीं-10वीं शताब्दी के समय चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था।
कौन से राजा, किन राजाओं द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। 85 मंदिरों का निर्माण उस समय किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा अखबार के संपादक कौन थे? तो पहला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक अखबार कौन सा है? तो वो मालवा अखबार है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक अखबार कौन सा है? मालवा अखबार है। ये कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये इंदौर से प्रकाशित किया गया था। इंदौर से कब प्रकाशित किया गया था? 6 मार्च, डेट याद रखिएगा, 1849 को प्रकाशित किया गया था। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे पंडित प्रेम नारायण। पंडित प्रेम नारायण द्वारा मालवा अखबार को इंदौर में प्रकाशित किया गया था 1849 में। और ये मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक अखबार है। बाफला मध्य प्रदेश का भोजन है, यह गेहूं और घी से बनता है। जो बाफला है वो मध्य प्रदेश का भोजन है और गेहूं और घी से बनता है। ये कहाँ का लोकप्रिय भोजन है? तो ये ग्वालियर का लोकप्रिय भोजन है। कहाँ का? ये ग्वालियर का लोकप्रिय भोजन है। नेक्स्ट देखते हैं, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा। राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो राजा पर्व त्यौहार है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। और इसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? तो माउंट डायबोलो है ये मध्य अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य अंडमान में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अन्य चोटियाँ भी हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक सैडल पीक चोटी है। सैडल पीक कहाँ स्थित है? सैडल पीक जो स्थित है वो उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में। ग्रेट निकोबार की बात करें तो यहाँ थूलर पर्वत स्थित है। कौन सी पर्वत चोटी है? थूलर पर्वत। और दक्षिणी अंडमान की बात करें तो यहाँ पे कोयब पर्वत है। ये भी याद रखिएगा। माउंट डायबोलो कहाँ है? मध्य अंडमान में। सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। थूलर पर्वत कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। और कोयब पर्वत कहाँ है? ये दक्षिण अंडमान में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो भारतीय केंद्र सरकार ने 1953 में 22 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें फजल अली थे और 2 सदस्य और कौन से थे? ये भी नाम याद रखिएगा, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाड़ीकर। कौन से 2 सदस्य थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाड़ीकर। और इनकी अनुशंसाओं के आधार पर, ये भी डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो भारतीय केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की थी? 22 दिसंबर 1953। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। के.एम. पाड़ीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो कौन सा देश था जिसमें नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ईरान के साथ हुए थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2022 को भारत और ईरान के मध्य एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे नाविकों के सुगम आवाजाही के लिए। और इसमें जो भारत के केंद्रीय मंत्री पोत, परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल और उनके समकक्ष जो ईरानी मंत्री थे उनके बीच ये समझौता हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा किया गया है? इसको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना है वो किसको दिया जाना है? वो अचंत शरत कमल को दिया जाना है। किसको? अचंत शरत कमल को दिया जाना है। टेनिस प्लेयर है, टेनिस के
टेबल टेनिस के बहुत महान खिलाड़ी हैं। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से, ये भी याद रखिएगा, टेबल टेनिस से, जिन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाना है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है। और 2021 से इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। इससे पहले जो इसका नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तो ये भी याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जून 2022 में नागालैंड के दीमापुर में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। किसका? शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। तो ये याद रखिएगा, नागालैंड का दीमापुर। जैसे देखते हैं, जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाने की घोषणा की गई थी? तो जुलाई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आईओसी द्वारा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की गई थी मथुरा रिफाइनरी में। मथुरा में जो मथुरा रिफाइनरी है वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की गई है। और किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, जुलाई 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा PSLV C-53 मिशन लॉन्च किया है, जिसमें किस देश के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है? तो जो इसरो द्वारा 23 जून 2022 को सिंगापुर के 3 उपग्रहों को PSLV C-53, नाम याद रखिएगा, PSLV C-53 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये हर वर्ष 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, गणित, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो CSIR, ये नाम भी याद रखिएगा, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा 1958 में, कब? 1958 में इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये भी याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और उस समय जो पहले गवर्नर बने थे वो कौन बने थे? ओसबोर्न स्मिथ, अंग्रेजी गवर्नर थे। यहाँ पे पूछा है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, 1946 में इन्होंने कार्यभार लिया था। और यदि वर्तमान गवर्नर की बात करें तो वर्तमान गवर्नर कौन है? वो हैं शशिकांत दास। तो ये भी याद रखिएगा, वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है पहले भारतीय गवर्नर, तो CD देशमुख। और यदि पहले गवर्नर को पूछा जाता है तो ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट देखते हैं, एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और पैटर्न की खोज करना सिखाता है। एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी संख्या में डेटा का विश्लेषण करना और पैटर्न की खोज करना सिखाता है। तो वो क्या है? डेटा साइंस। क्या होता है? वो डेटा साइंस है जो उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी संख्या में डेटा का विश्लेषण करना और पैटर्न की खोज करना सिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? शरीर के का कौन सा अंग ग्रंथि है जो शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है
ये मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क क्षेत्र में स्थित होता है और ये शरीर के ताप, रक्तचाप, निद्रा, प्रजनन क्षमता, धड़कन इत्यादि को नियंत्रित करने में हाइपोथैलेमस की ग्लैंड काम करती है। तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस, और ये कहाँ पे? अग्र मस्तिष्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि किसे बोला जाता है? सदिश राशि ऐसी भौतिक राशियों को बोला जाता है जिनके परिमाण के साथ साथ दिशाएं होती हैं। जिनमें क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशाएं होती हैं, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे वेग, विस्थापन, बल, कोणीय वेग, त्वरण। तो यहाँ पे जो सदिश राशि का हो जाएगा वो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में यदि अदिश राशि को देखें तो अदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। भौतिक सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। और इसमें विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत फ्लक्स इत्यादि सब आते हैं। तो विद्युत आवेश, विद्युत धारा और विद्युत फ्लक्स ये क्या हैं? अदिश राशियां हैं। और सदिश राशि कौन सी? विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी पालक माता प्रजापति गौतमी ऐसी महिला थे जिन्हें बिछुड़ी के रूप में चुना गया था? तो वो कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जो मौसी थी महापति प्रजापति गौतमी, ये भिक्षुणी थी। और यदि गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज भी बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिर्पुंज, ये याद रखिएगा। जो एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे बोला जाता है? गौतम बुद्ध को। और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और इनके गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये भी याद रखिएगा, गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट देखते हैं, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। और यह कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य काली नदी के तट पर स्थित है। और कर्नाटक राज्य में जो और अभयारण्य हैं वो नागरहोल, भद्रा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को पूछा गया है किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और दांदोली वन्यजीव कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य में चंबा घाटी से होकर बहती है? तो वो कौन सी नदी है? रावी नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दो राज्यों से होती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। और यदि रावी नदी की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, तो रावी नदी का जो पानी है वो भारत के पक्ष में आया है। रावी नदी का पानी भारत को आवंटित किया गया है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, रावी नदी का जो पुराना नाम है ऋग्वेद में इसको क्या बोला जाता है? परुषणी। परुषणी, रावी नदी का पुराना नाम जिसे ऋग्वेद में परुषणी के नाम से बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसे 1983 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था। 1983 में इसे बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था। और इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है ये भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। भारत और भूटान के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पोषक तत्व है? जो उर्वरक होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए बनाए जाते हैं और इनके जो मूलभूत तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और पोटास। तो इसमें जो राइट आंसर हो पोटेशियम हो जाएगा। उर्वरक में ये मात्रा होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या पोटास, इसको पोटास भी बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में है ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में है। किस में है? आंध्र प्रदेश में। और इसे मंदिर को कैलाश, दक्षिण भारत का कैलाश भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, दक्षिण भारत का कैलाश बोला जाता है। और ये जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है।
भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, ये कृष्णा नदी के तट पर श्री सैलम पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, असम राज्य से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो असम राज्य से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो 14 सीटें हैं और विधानसभा की बात करें तो 126 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। और यदि राज्यसभा का संवैधानिक प्रावधान बोले तो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत इसका गठन किया जाता है। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सूर्यधार झील है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किसमें? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये देहरादून के डोईवाला भोगपुर के जाखम नदी पर स्थित है। देहरादून के पास डोईवाला भोगपुर नामक जगह है, वहाँ पर जाखम नदी पर ये सूर्यधार झील स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये IBM मेन फ्रेम और IBM मिड रेंज के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए प्राथमिक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो प्राथमिक साधन के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? रेपो दर को इस्तेमाल किया जाता है। रेपो दर का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और बैंकों को अपने कामकाज और अल्पकालिक ऋण के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। और रिजर्व बैंक को जो ऋण के बदले में ब्याज दिया जाता है वही रेपो दर कहलाता है। जो बैंकें होती हैं वो RBI से अल्पकालिक समय के लिए ऋण लेते हैं और ऋण के बदले में जो ब्याज दिया बैंकों द्वारा RBI को दिया जाता है वही क्या कहलाता है? रेपो दर कहलाता है। तो प्राथमिक साधन के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? रेपो दर को। आपने देखा होगा हर तीसरे 6 महीने में रेपो दर अप डाउन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम किए जा सकते हैं? अधिकतम मतलब कॉलमों की संख्या कितनी है? तो MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से अधिकतम 63 कॉलम। और यदि हम रो की बात करें तो ये 32,767 रो, 63 कॉलम और 32,767 रो की टेबल बनाई जा सकती है। MS वर्ड 2019 ये लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डाटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतर मूल्य देता है? तो ये डीमैक्स होता है। कौन सा होता है? डीमैक्स होता है। ये फंक्शन को एक्सेल डाटाबेस फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और जो डीमैक्स होता है ये संख्यात्मक मान लौटाता है। इसे MS एक्सेल 2000 में इसे शामिल किया गया था। 2000 में जो MS एक्सेल 2000 का वर्जन है उसमें पेश किया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डीमैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट करते हैं। यदि यहाँ पे बात करें रो को सेलेक्ट करने की तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, एक्सेल में शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल जो शॉर्टकट की है वो रो को पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और यदि कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये भी याद रखिएगा, सॉरी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये क्या है? कॉलम। और ये रो शॉर्टकट की है, दोनों को याद रखिएगा। यदि रो की बात करें तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार और यदि कॉलम की बात करें तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशित जो फाइबर है ऑप्टिकल फाइबर है में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो इसमें जो सिग्नल प्रेषित होता है वह संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेषित होता है। कैसे प्रेषित होता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? तो यदि अत्यधिक डाटा भर जाने से नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता तो उसे कहते हैं कंजेक्शन।
नेटवर्क कंजेक्शन डाटा नेटवर्किंग से जुड़ी एक समस्या है जो कंप्यूटर की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। और यदि हम कंजेक्शन की स्थिति की बात करें तो जब नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा नेटवर्क द्वारा डाटा भेजने में कमी आती है तो नेटवर्क कंजेक्शन को रोकने के लिए कंजेक्शन कोलैप्स की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसको जो रोकने की प्रक्रिया क्या होती है? कंजेक्शन कोलैप्स। और यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन है कि भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने से डाटा नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, तो वो क्या है? कंजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्क का एक उदाहरण है। नेटवर्क का एक उदाहरण क्या है? यहाँ पे देखें तो सर्किट स्विचिंग जो है नेटवर्क का उदाहरण है। सर्किट स्विचिंग एक दूरसंचार नेटवर्क को लागू करने का एक तरीका है जिसमें नेटवर्क नोड्स संचार करने से पहले नेटवर्क के माध्यम से एक समर्पित संचार चैनल सर्किट स्थापित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? तो यहाँ पे देखें तो गूगल सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1998 को, 4 सितंबर 1998 को यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी की बात करें तो ये क्या है? ये वेब ब्राउज़र है। तो ये भी याद रखेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी क्या है? ये वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखें तो कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, तो ये गलत हो जाता है। केवल सॉफ्टवेयर से नहीं बना होता कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। कंप्यूटर के विषय में जो सही कथन है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का अर्थ क्या है? माइक्रो कंट्रोलर के संबंध में पीआईसी का अर्थ क्या है? पीआईसी का जो अर्थ होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। और पीआईसी महा कंट्रोलर के उपयोग की बात करें तो जो विभिन्न नए उपकरण जैसे स्मार्टफोन, ऑडियो एक्सेसरीज आदि उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है? तो यदि हम कंप्यूटर के सीपीयू की बात कर लें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट होते हैं और सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और लॉजिकल और अर्थमेटिकल यूनिट, एएलयू। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है और इसे स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? स्नायु केंद्र और मस्तिष्क, ये भी याद रखेगा। और सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो जो ENIAC विकसित किया गया था वो अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। किस देश द्वारा? अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और इसकी खोज किसने की थी? अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मॉचले ने। ये नाम याद रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी? JP एकर्ट और जॉन मॉचले ने। और ये पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है? अब टॉगल की किसे कहते हैं? कीबोर्ड पर जो टॉगल की कहलाते हैं, ये टॉगल की होती हैं कि ये उपयोग के आधार पर प्रयोग में की जाती है। जब हमें आवश्यकता होगी तो इसको ऑन कर लेंगे, जब आवश्यकता नहीं होगी तो इन्हें बंद कर लेंगे। ये टॉगल की कहलाती हैं। और ये किस टाइप की? जैसे न्यूमेरिकल लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये 3 की हमको कीबोर्ड में दिखाई देती हैं जो टॉगल की होती है। जब हमें कैपिटल लेटर में चाहना होता है तो हम कैप्स लॉक करते हैं।
हैं। जब हमें न्यूमेरिकल चाहिए होता तो न्यूमेरिकल लॉक को ऑन करते हैं, नहीं चाहिए होता तो ऑफ कर देते हैं, तो ये टॉगल की कहलाती है। तो यहाँ पे जो टॉगल की का उदाहरण कौन सा है? स्क्रॉल लॉक। आपने देखा होगा कीबोर्ड में ये रहती हैं, न्यूमेरिकल लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। ये हमेशा यूज में नहीं आती हैं, जब आवश्यकता होती है तभी यूज में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? कंप्यूटर की कौन सी अस्थायी स्मृति है? तो ये रैम है। कौन सी है? रैम है। एक बार हम मेमोरी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जो मेमोरी होती है उसे दो पार्टों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मुख्य मेमोरी और द्वितीयक सहायक मेमोरी होती है। जो प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, उसमें दो मेमोरी होती है, स्थायी और अस्थायी। जो पूछा गया प्रश्न है अस्थायी मेमोरी, ये क्या होती है? रैम होती है। और जो स्थायी मेमोरी होती है उसमें रोम आती है। और यदि हम द्वितीयक या ऑक्सिलरी मेमोरी या इनकी बात करें तो इनमें जो ऑक्सिलरी मेमोरीज होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, डीवीडी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है इत्यादि, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को अस्थायी स्मृति क्या है? वो रैम है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं? तो 4 बिट्स के समूह को हम निबल बोलते हैं। 4 बिट्स के समूह को निबल बोलते हैं। और 8 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं? बाइट बनाते हैं। ये भी याद रखिएगा, 8 बिट्स के मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। और यदि हम बात करें एक बाइट की 1 किलो बाइट में, ये भी याद रखिएगा, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होती हैं। 1 मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 बिट्स के समूह को कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का समर्थन नहीं करता है? यदि हम मल्टीटास्किंग की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें विंडोज और लाइनेक्स आता है। क्या आता है? विंडोज और लाइनेक्स दोनों मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे पूछा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्थन नहीं करता है, तो वो कौन सा है? MS-DOS, केवल C। और यदि हम MS-DOS की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह कमांड लाइन इंटरफेस के साथ सिंगल टास्किंग और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा MS-DOS, केवल 3। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? तो यहाँ पे हम बात करें तो लॉजिक गेट 3 रूप में होते हैं, एंड, और नॉट। एंड, और नॉट। यहाँ पे जो लॉजिक गेट बोला गया है तो ये तीनों ही लॉजिक गेट हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, क्योंकि एंड और नॉट ये तीनों ही लॉजिक गेट हैं। और लॉजिक गेटों को आधारभूत बुलियन ऑपरेटर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का नहीं है? यदि MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक आते हैं। यहाँ पे देखें तो वर्ड MS ऑफिस का पार्ट है, फोटोशॉप, जीमेल और क्रोम ये तीनों ही MS ऑफिस के पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा MS ऑफिस का पार्ट कौन सा है? वर्ड है। इसके अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और एक्सेस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फ्रंट कैलिब्री है। कौन सी है? फ्रंट कैलिब्री। कैलिब्री जो है डिफ़ॉल्ट फ्रंट बॉडी है, और इस फ्रंट के ऊपर टाइम्स में रोमन या एरियल के 12 को बदला जा सकता है। इस फ्रंट में के ऊपर रोमन या टाइम्स में रोमन या एरियल के 12 को बदला जा सकता है। इस तरह से हमने कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, और इसी तरह के मॉडल सेट हम और मॉडल सेट लेके आएंगे जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।